पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक कोशिका वाले जीव से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। एक कोशिका से विषम कोशिका वाले जीव जैसे मछली, जलचर, रेंगने वाले जीव और उन रेंगने वाले जीवों से डायनासोर का विकास हुआ था। आज से करीब 6 करोड़ वर्ष पहले एक एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने से महाविनाश की शुरुआत हो गई थी और धरती से जो डायनासोर की प्रजाति थी वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। उस विनाश में छोटे जीव जिन्होंने अपने आप को धरती के अंदर छुपा लिया था और कुछ भी खाना शुरू कर दिया था वो बच गए थे, जो 30 किलोग्राम वजन से कम थे। और ये जाति थी मैमल्स की, यानी स्तनधारियों की, जो बच्चे देते थे। डायनासोर अंडे देते थे। इसी समय प्राइमेट्स यानी होमोनिड्स के विकास की भी नींव पड़ गई थी, परंतु मनुष्य की उत्पत्ति में अभी देरी थी। प्राइमेट्स में पूंछ वाले नर मानव तथा लंगूर, बंदर, कपी और बिना पूंछ वाले मनुष्य दोनों ही आते हैं। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ और इसी कड़ी में आगे जाके 2.5 करोड़ वर्ष पहले बिना पूंछ वाले नर वानर आए और उनका प्रथम वंशज था प्रोकोंसुल अर्थात ड्रायोपिथेकस। यह एक नर वानर था जिसकी भी अनेक शाखाएं हुई, जिसमें एक शाखा से गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरांगुटान जैसे नर वानरों का विकास हुआ और जो दूसरी शाखा थी उससे हुआ मानव प्रजाति का विकास। मानव प्रजाति के विकास में आगे आया रामापिथेकस नामक नर वानर। इसके साक्ष्य हमें भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं और इसकी उत्पत्ति 1.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। आज से लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व प्लायोसिन युग में जो स्तनधारी जीव थे उनका विकास बहुत तेजी से होने लगा था और उसी समय चिंपैंजी, ओरांगुटान और गोरिल्ला जैसे जो नरवानर थे उनका स्वरूप आज जैसा हो गया था। उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक नरवानर। इसके साक्ष्य हमें मध्य अफ्रीका से मिलते हैं और इसमें ये आज के मानव से वैसे तो बिल्कुल अलग था, लेकिन इसमें क्या फर्क था, ये खड़ा होकर चलना सीख गया था। इसी की एक जाति आई जिनजैंथ्रोपस जो 5 लाख साल पहले थी। इसने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था, इसलिए इसको औजार निर्माता कहा गया। औजार निर्माता के साथ साथ इसे पुरापाषाणकालीन संस्कृति का नेता भी कहा गया। ये पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे। ये बेर, गिरीदार फल, कंदमूल, कीड़े ये सब खाते थे। जिस स्तर से जिनजैंथ्रोपस के अवशेष मिले हैं उसके ठीक नीचे के स्तर से एक और प्रजाति मिली है जिसे कहते हैं हम होमो हैबिलस। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे कहते हैं कि ये प्रतिद्वंद्विता की दौड़ में जिनजैंथ्रोपस ने इन्हें पछाड़ दिया, इसलिए और ये खत्म हो गए। जिनजैंथ्रोपस इरेक्टस से विकसित होते हुए वर्तमान मानव की अवस्था में पहुंचने के लिए आदि मानव को कई और अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें जावा से मध्य प्लाइटोसीन स्तर से प्राप्त पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस का उल्लेख किया गया है। इसकी उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पूर्व मानी गई है, लेकिन इसे कहा गया कि ये मानव के बेहद करीब थे। जावा में मिलने के कारण इसे जावा मानव कहा गया। अनेक वर्षों बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पीकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त हुए। पीकिंग में पाने के कारण इसे पीकिंग मानव कहा गया और इसका एक अन्य नाम था सिनेंथ्रोपस। यह आदि मानव आग जलाना जानता था। जब चीन पर जापान ने आक्रमण किया उस समय पीकिंग मानव के अस्थिपंजर खो गए थे या चोरी हो गए। विकास की श्रृंखला में अगला नाम आया निएंडरथल मानव का। यह जर्मनी में निएंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उस घाटी के नाम के ऊपर इस मानव का नाम निएंडरथल मानव रखा गया। इसके मस्तिष्क की माप लगभग 1450 सीसी थी, जो मानव मस्तिष्क के औसत नाप से कुछ अधिक ही थी। निएंडरथल मानव के जीवावशेष संपूर्ण विश्व के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। विकास की अगली कड़ी में क्रो मैग्नन मानव का उल्लेख होता है।
इसके अवशेष पूरे यूरोप में पाए जाते हैं। यह 5 फुट 11 इंच लंबे थे और इनके मस्तिष्क का नाप था 1660 सीसी। यह पूर्ण रूप से आधुनिक मानव के समान था। यह पत्थर के सुंदर औजारों का निर्माण करने लगा था, भित्ति चित्र बनाने लगा था। आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व तक यह प्रजाति संपूर्ण यूरोप और अन्य महाद्वीप में फैल चुकी थी। अतः इसे ही सही मायनों में आज का प्रबुद्ध मानव होमो सैपियंस कह सकते हैं। अब मानव इतिहास में अगला क्वेश्चन ये आता है कि आदि मानव का उद्गम क्षेत्र कहाँ से था। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो नर वानर है उसके अवशेष कहीं नहीं मिलते, इसलिए इससे साबित होता है कि इस महादेश में भी मानव की उत्पत्ति की संभावना नहीं है। एशिया महाद्वीप में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर रामापिथेकस के अवशेष मिले हैं और जावा मानव के अवशेष मिले हैं, लेकिन इन दोनों टाइम पीरियड के बीच के जीवावशेष एशिया महाद्वीप में नहीं मिले हैं। अब आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया क्योंकि 300 करोड़ वर्ष पुराने जीवावशेष वहां पर मिलते हैं। उसके बाद अफ्रीकानुस मानव 25 लाख वर्ष पुराने थे। वे जिनजैंथ्रोपस, होमो हैबिलस, पिथिकैंथ्रोपस, रोडेशियन, इन सभी मानव के अवशेष अफ्रीका में सभी क्षेत्र से मिलते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले मानव सदृश वानरों तथा गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपैंजी की खोज ने जो मानव उत्पत्ति से संबंधित धारणा थी उसमें परिवर्तन कर दिया है। अब बहुत सारे नेत्रशास्त्री यह कहते हैं कि मानव का उद्गम स्थल निस्संदेह दक्षिण अफ्रीका है और यहीं से मानव विश्व के अन्य भागों में गया। हाल ही के डीएनए अनुसंधानों और अन्वेषणों से यह ज्ञात हुआ है कि आदि मानव का जो उद्गम क्षेत्र है वो अफ्रीका ही था। इस बात को लेकर विद्वानों में सहमति है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का आगमन हुआ। इस समय का मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया करता था, इसी कारण इसका नाम रखा गया पाषाण युग। पाषाण युग को समझने के लिए भी पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें भी पूरा पाषाण काल है जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड रखा गया 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और जो मध्य पाषाण काल का समय है जो भारत में है वो है 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक, और नव पाषाण काल का है 9,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। आगे हम इनमें तीनों इन काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और जो पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले आता है पूर्व पूरा पाषाण काल। इसका समय है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 9 लाख ईस्वी पूर्व तक। पंजाब में जो सोहन नदी घाटी है वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। जो पानी के बहाव की रगड़ खाकर जो पत्थर चिकने हो गए थे उन पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया है और उसी के नाम पर इसका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति रखा गया। एक इस समय में जो मद्रास के समीप अतिरमपक्कम और वादमदुरई है वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। वहां साधारण पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो 2 धारी थे और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हेडेक्स संस्कृति। यहाँ पर ये इस प्रकार के औजार मिले हैं। इस मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था और न ही उन्हें पशुपालन का ज्ञान था। मानव को अग्नि का ज्ञान तो था लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है उसको यह नहीं आता था। वो कच्चे मांस का भक्षण करता था और फल फूल पशुओं के शिकार पर निर्भर रहता था। इस समय का मनुष्य पर्वत की कंदराओं में, नदियों के किनारे रहता था। इस समय वास्तुकला का कोई विकास नहीं हुआ था, न ही इस समय मृद भांडों का विकास हुआ था। सिर्फ उनकी सृजनात्मकता उनके हथियारों और औजारों से दिखती थी। आगे हमारा आता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड रखा गया है 9 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। इस समय तापमान में बहुत भारी गिरावट आ गई थी
और इसका असर औजारों पर हमें दिखाई देता है। इस समय के जो उच्च कोटि के औजार हैं वे महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान से मिलते हैं। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ फलकों की अधिकता थी। और इस टाइम पीरियड में जो औजार बने हैं वे खुरचनी, भेदनी, तक्षनी इस प्रकार के औजार मिले हैं और उनकी लंबाई भी कुछ ज्यादा नहीं थी, 2-3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं थी। वो गुफाओं में नक्काशी करना सीख गया था। इसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस समय नए चकमक उद्योग की स्थापना हो चुकी थी, जलवायु अत्यधिक गर्म हो गई थी, आर्द्रता कम हो गई थी और जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस उसका उदय हो चुका था। इस समय के जो औजार थे वे ब्लेड प्रकार के थे, पतले और संकरे। इसी कालक्रम में आगे आता है हमारा मध्य पाषाण काल, जो 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस समय मौसम गर्म और सूखा होने लगा था और यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का काल था। इस काल के जो औजार थे वो बहुत ही छोटे थे। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक थी। जो पहले के औजार थे वे इस युग में वे भी औजार थे। इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले औजार और त्रिकोण प्रकार के औजार, नवचंद्राकार प्रकार के औजार और समलंब प्रकार के औजार ये आने लगे थे। भारत में जो राजस्थान में बागोर स्थान है वहां पर मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं, इसलिए वो स्थल मध्य पाषाणिक स्थल कहलाता है। इसमें सरायनाहर में भी औजार मिले हैं, मेहदा में भी औजार मिले हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल का मानव था जो वो पूरा पाषाण काल के मानव से भिन्न था, क्योंकि था तो वो अभी भी शिकार पर निर्भर, लेकिन वह गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि का शिकार करने लगा था और वो पशुओं से अधिक परिचय बढ़ गया था उसका। जो सरायनाहर और मेहदा 2 स्थान है वहाँ पर समाधियाँ मिली हैं। इससे साबित होता है कि वह अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास करने लगा था और वो मृतकों को गाड़ते थे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो मध्य पाषाण युग का मानव था वो धार्मिकता में विश्वास रखता था। इस कालक्रम में आगे आता है हमारा नवपाषाण काल, जिसके हमारे यहाँ साक्ष्य 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व के बीच में मिलते हैं। इस नवपाषाण काल में जो मानव था वो कृषि कार्यों में लग गया था, पशुओं को भी पालने लगा था, पत्थर के औजारों का घर्षण करना, उस पर पॉलिश करना, ये सब करने लगा था और मृदभांड बनाने लगा था। इसी समय वह अग्नि का आविष्कार पहले हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग करना अब सीख गया था। इस काल का मानव अस्थियों के साथ हथियार, औजार और आभूषण भी रखने लगा था। इससे यह पता चलता है उसका पारलौकिक समय में विश्वास था। नवपाषाण कालिक मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी। उसके साथ साथ वह अंगूर की खेती भी करता था। मेहरगढ़ में गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म में पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि वह कई खेती करता था। वह कपास की खेती करने लगा था। वह गुफाएं बनाकर रहने लगा था। जो नवपाषाणिक स्थल है बुर्ज होम कश्मीर में है, ये वहाँ पर यह गर्त होम कहते हैं, जो गुफाओं के घर होते हैं, वहाँ रहने लगा था। वह शिकार करने लगा था, मछली खाने लगा था। अब नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। अंत में कहा जा सकता है कि नवपाषाण कालीन तक का जो पहले का समय था उस तक कृषि, पशुपालन, धातु विज्ञान इन सब में बहुत प्रगति हो चुकी थी। आखेट करने लगा था, संग्रहण करने लगा था वस्तुओं का, ये एक क्रांतिकारी कदम था और सामाजिक व्यवस्था का भी आविर्भाव हुआ था उस टाइम तक। अब तक हमने जाना कि आधुनिक मानव को किन किन पीढ़ियों से गुजरना पड़ा। आगे हम इस विकास क्रम में जानेंगे कि इसके बाद मनुष्य को के कालक्रम में किन सभ्यताओं का निर्माण हुआ, कैसे वह आज तक के टाइम पर पहुंचा।